नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए हम आपके सामने, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जो खबरों का लीक होने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, और खबर लीक होके कहां पहुंच रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। एक बड़े खबर के साथ एक बड़ा ऐलान कर दिया, और एक बड़ा अभियान वो चलाने वाले हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय के बाद या प्रधानमंत्री कार्यालय से खबरों का आना, एक एक करके लीक होना, जो लीक प्रूफ व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं टूट गई है। तो खबरें लीक हो रही है, और हर वो खबर जो प्रधानमंत्री कार्यालय से छन कर राहुल गांधी तक पहुंच रही है, वो प्रधानमंत्री को फंसाते हुए नजर आ रहे हैं। बैटिंग ऐप अलग बात है, हिरेन भाई जोशी वाला मामला जो है वो अलग बात है, सहगल साहब वाला मामला वो भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है। कहा जा रहा है कि सहगल साहब का भी अब वो क्या बोलते हैं उसको, जीवन दान जो कहते हैं, वो भी एक तरह से मिलने जाने वाला है। अब वो राज्यपाल बनकर जाएंगे, या किसी बड़े मीडिया चैनल में काम करते हुए नजर आएंगे, या किसी बड़े उद्योगपति के लिए काम करते हुए नजर आएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे ही विदेश के दौरे पर जाते हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ खबरें निकलकर क्यों आने लगती है। कौन है जो प्रधानमंत्री कार्यालय पर इतनी गहराई से नजर बनाए हुए हैं, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि कौन है जिनको प्रधानमंत्री की कुर्सी से इतना लगाव पैदा हो गया है। तो इस खबर के एक एक पहलू किससे हम आपको अवगत कराएंगे, और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लगातार कुछ न कुछ बाहर आ रहा है। ऐसा 11 वर्षों में पहली बार हुआ है। क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री जी के जो तेवर थे वो कमजोर होते चले जा रहे हैं? अभी आपने उत्तर प्रदेश में देखा, दिल्ली से एक बड़े खासम खास नेता को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा गया, और उसने ऐसा मटियामेट किया है। और आज तो हद ही कर दी। आज तो वीडियो में खुली चेतावनी दे दी है, और उस वीडियो के 35 सेकंड का हिस्सा इस समय सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल है। बहुत तेजी से। मथुरा में थे आज पहले दिन। कौन है ये सब खेल कर रहा है? सारे विश्वस्त बदलते नजर आ रहे हैं। सारे अपने लोग दूसरे की गोदी में बैठ रहे हैं जाके। किसने कुचक्र रचा है? पीएमओ से पहले हिरेन जोशी का मामला आया सामने, फिर नवनीत सहगल का आया, फिर लॉ कमीशन से आया, और इस बार नवनीत सहगल की आईटीआर की पूरी फाइल आ गई अंदर से। और आज उन्होंने बहुत कुछ बता दिया कि मैं जो चाहूं वो आ जाएगा। यही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कुछ करती है मुझे पहले पता लग जाता है। तो क्या विश्वस्त अधिकारी दम तोड़ने लगे हैं? क्या पता लगने लगा कि बदलाव होना तय है? या फिर ये वही घटना घट रही है जैसे 2013 में पीएमओ के सब लोग मोदी के लिए काम करने लगे, तो क्या राहुल गांधी के लिए करने गए? जब से राहुल ने कहा है कि मैं देख लूंगा, सत्ता तो कभी ना कभी बदलेगी, तो क्या सब घबरा गए हैं? सबको सच्चाई पता है कि हो क्या रहा है अंदर अंदर। अब यूपी में वोट कट गए 2,89,00,000, हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में संतोष जी, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी ने और बड़ा खुलासा कर दिया है, तो कैसे देखते हैं ये पूरा मामला आज आप? देखिए शिव जी, दो तीन चीजें स्पष्ट आपने जिनकी बात की। पंकज चौधरी मथुरा गए, और मथुरा में उन्होंने फिर खुल के बता दिया कि हमने चेतावनी दे दी। लेकिन मेरे पास, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मेरे पास जो खबर है कि उनको इस बात का पता था, उनको न्योता भी भेजा गया था, वो होटल क्लार्क से वहां जाने वाले थे। अचानक उनके पास फोन आया और उन्होंने वहां जाना कैंसिल कर दिया। इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, आगे तो परत दर परत इसमें खुलती रहेगी। लेकिन ये बात तो तय है कि खलबली मची हुई है। अब जो खबरें लीक होने वाली बात है, सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय से लीक नहीं हो रही है, बल्कि चुनाव आयोग से भी खबरें लीक होकर राहुल गांधी तक पहुंच रही है। आप सोचिए कि प्रधानमंत्री की मंजूरी के बिना, या प्रधानमंत्री के नजर में आए बिना, कौन था जिसने अचानक उन पर एक तरह से बम्बार्डिंग कर दी, और ये जो ड्रीम इलेवन और ये जो खेल वाला जो मामला था, उसके खिलाफ बिल लाने की बात हो गई, जबकि वो बीसीसीआई का प्रायोजक था।
हमारी क्रिकेट टीम का प्रायोजक था। और जैसे ही बैटिंग ऐप पर एक तरह से लगाम लग गई, उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की गंदगी एक एक करके सामने आने लगी, कई तरह के तथ्य सामने आने लगे। आज तक उसके बारे में कोई सफाई नहीं दी गई, आज तक नहीं बताया गया कि सहगल साहब की अचानक विदाई क्यों हुई। वो चीजें तो चली रही थी। इस बार जब संसद का शीतकालीन सत्र आने वाला था, तो संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने अपने एजेंडे को सामने रखा। अब सरकार के उस एजेंडे में एक विधेयक नहीं था। उसका नाम शॉर्ट फॉर्म में पता नहीं कैसे लेकर आए, जी राम जी लेकर आए। अब ये समझ में नहीं आता कि अगर था तो छुपाया क्यों, और अगर एजेंडे में नहीं था तो अचानक लाया क्यों, और लाया तो किसके कहने पे लाया। और वो बिल जो इस देश के करोड़ों किसानों से, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों से जुड़ा हुआ था, दलित, शोषित, वंचित तबके से जुड़ा हुआ था, वो बिल अचानक आनन फानन में बनाया गया और इस तरीके से बनाया गया। सब लोग संशय में थे कि भैया ये शिवराज सिंह चौहान का बिल है क्या। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, वो चीजों को समझते हैं कि भाई गांव देहात में तो वैसे बीजेपी कमजोर है, जो थोड़ा बहुत हमें मिलता है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाए। लेकिन अब राहुल गांधी ने उसका खुलासा कर दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये कैबिनेट का फैसला नहीं था, बल्कि ये प्रधानमंत्री का मनमाना फैसला था। और प्रधानमंत्री का यह फैसला अपने आप में इस देश के गांव के लिए, किसानों के लिए, दमित, शोषित, वंचित, पिछड़े और दलितों के लिए एक नुकसानदायक फैसला है, क्योंकि उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ फैसला था। महात्मा गांधी का नाम, जो सबसे पहले हमने कहा था कि महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटाना एक भ्रम जाल था, असली कहानी तो कुछ और थी। अब राहुल गांधी ने उस कमजोर नफ्स को पकड़ लिया है। आज 91 के लगभग जो है कांग्रेस के नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हुई। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी उस बैठक में मौजूद थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी उस बैठक में मौजूद थे। और उस बैठक में वचन ले लिया गया, मनरेगा को जो तहस नहस किया गया, मनरेगा को जो खत्म किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नफ्स को पकड़ने के बाद अब राहुल गांधी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जो है अगले साल 5 जनवरी से देश भर में एक व्यापक अभियान छेड़ने जा रही है। गांव गांव तक जाएंगे वो, किसानों तक जाएंगे वो, मजदूरों तक जाएंगे वो। और इस बीच में जो नया खेल प्रधानमंत्री ने खेल दिया था ना संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन, प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से ज्यादा अच्छा नेता बताना, भाई बहन को लड़ाने की कोशिश करना, प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से लड़ाने की कोशिश करना, तो वो भी एक स्पष्ट हो गया है कि अभी भाई बहन में लड़ाई नहीं होनी है। और राहुल गांधी जो 5 जनवरी से जो अभियान चला रहे हैं, इस अभियान में जो रैलियां होंगी बड़ी बड़ी, उन रैलियों में प्रियंका गांधी भी नजर आएंगी। तो भाई बहन दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से घेरने की कोशिश करेंगे। अब इसको इस तरह से भी समझ लीजिए कि एसआईआर से जो योगी आदित्यनाथ बौखलाए हुए हैं, बार बार योगी आदित्यनाथ को ये कहना पड़ रहा है कि संगठन ढंग से काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि शहरी क्षेत्र में वोट ज्यादा कटे। शहरी क्षेत्र में वोट कटना, योगी आदित्यनाथ को लगा है कि बीजेपी कमजोर हो रही है, तो शहरी क्षेत्र में उनका वर्चस्व था। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बीजेपी का वर्चस्व है नहीं। तो अब जो है राहुल गांधी गांव में जाकर जो भी 200, 400, 500 वोट गांव में मिलते हैं, उसको छीनने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी से। तो शहरों में एसआईआर की वजह से कमजोर भाजपा, और गांव में कांग्रेस के इस अभियान की वजह से कमजोर भाजपा। और रही सही कसर जो है पंकज चौधरी जैसे प्रदेश अध्यक्ष निकाल रहे हैं, जब वो इस तरह का एक ताना ब्राह्मणों को बार बार चेतावनी दे रहे हैं, खुलकर चेतावनी दे रहे हैं, जबकि देश भर में अभियान चल रहा है। तो कुल मिलाकर जो है वो नरेंद्र मोदी को नए साल में नए तरीके से घेरने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे, और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर नजर आएगी। भाई और बहन दोनों मिलकर नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आएंगे। अब ये कौन किसे घेरेगा, कौन किसे नहीं घेरेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन समस्या तो खड़ी हो गई विकराल। हर मोर्चे पर योगी और मोदी पर अब सवाल उठ रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि 2.89 करोड़ यानी 2,89,00,000 वोट यूपी में कट गए। किसके कट गए? इतनी तो कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है जितने उत्तर प्रदेश के वोट कट गए। इतनी तो हमारे यहां दिल्ली में वोट नहीं है इतने जितने यूपी में कट गए। इतने तो भारत में कई राज्यों में वोट नहीं है जितने यूपी में कट गए। तो क्या
इससे बीजेपी घबरा रही है। कौन घबरा रहा है? बार बार रणनीति बदली जा रही है, पूरे सिस्टम की बदली जा रही है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वोट कटने पर वो खुलेआम बोल रहे हैं। चुनाव आयोग का आज एक स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस पर छपी है, सबका सब खुलासा सामने आ गया। अधिकारी कह रहे हैं हमें वोटर अप्लाई करने का ही मौका नहीं मिल रहा है। किसका बचेगा किसका जाएगा ये खुद चुनाव आयोग तय करेगा, हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। तो संतोष जी, होगा क्या इस देश का? देखिए होगा क्या, और आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। जो हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने नब्ज कैसे पकड़ ली, आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीट रहे हो कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ध्यान से मैं कहूंगा दर्शक इस बात को सुने कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। मान लिया कि चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आपके यार दोस्त मित्र जो है पैसा ले लेके भाग रहे हैं, उनको आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चलिए ठीक है, उनको आप दे रहे हैं, दोस्ती का हक जो है आप वो निभा रहे हैं। लेकिन इस देश के किसानों को जो मनरेगा के नाम पर जो मजदूरी मिलती थी, उस मजदूरी में जो पूरा पैसा था वो केंद्र सरकार की तरफ से जाता था, लगभग मोटे तौर पर। यानी 90% केंद्र सरकार करता था, 10% राज्य सरकारें करती थी। आखिर क्या वजह आ गई कि भारत सरकार ने आनन फानन में, जो कि उनके शेड्यूल्ड बिल में शामिल नहीं था, आनन फानन में मनरेगा को चेंज करने वाला बिल लाए, और जो 90-10 का खर्च होता था उसको 60-40 कर दिया। अब जरा ये बताइए कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या कुछ 100 करोड़ रुपए भी इस देश के किसानों को देने के लिए नहीं है? और मनरेगा क्या है? इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन चुकी थी कि जिस मौसम में खेती नहीं होती, जिस मौसम में काम नहीं मिलता, उस मौसम में गांव के किसानों को, गांव के खेती और मजदूरों को जो था वो काम मिल रहा था। तो मोदी सरकार के पास क्या इतना बजट भी नहीं है कि उन्हें अब इस मनरेगा को खत्म करना पड़ा? और उस मनरेगा को सत्ता में आने के बाद 2014 में क्या कहा था कि गाजे बाजे के साथ मैं इसको चलाता रहूंगा। आपने 11 साल चलाए रखा और अचानक इसको एक तरह से बदल दिया आपने, क्योंकि पैसा नहीं था आपके पास, और वो भी बदला तो पहले नहीं बताया। अगर जो आपने शेड्यूल्ड बिल की सूची बनाई थी उस बिल में डाल देते आप। अचानक संसद सत्र के बीच में आनन फानन में ऐसा क्यों हुआ? और मैं फिर कह रहा हूं, अब हमें सीधे सीधे, चाहे वो ब्राह्मणों के अपमान का मसला हो, चाहे वो किसानों से रोजगार छीनने का मसला हो, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का मसला हो, चाहे छोटे व्यापारियों को तहस नहस करने का मसला हो, चाहे व्यापारियों को टैक्स टेरर के नाम पर, टैक्स आतंकवाद के नाम पर दहशत में डालने का मसला हो, अब कोई नहीं, सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसके लिए जिम्मेदार है। और ऐसा लग रहा है कि कभी वो वित्त मंत्री की तरफ डालते हैं, कभी वो रक्षा मंत्री की तरफ डालते हैं, कभी वो गृह मंत्री की तरफ डालते हैं। वो जिम्मेदारियों को इधर उधर डालने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी छवि जो है वो एक अपराजय की छवि बनी रहे। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी अभियान शुरू करने जा रही है, वो सीधा सीधा सवाल जो होगा वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगा। और अब जो है देखिए, पेट पर जो लात पड़ती है ना शिव जी, वो बहुत बड़ी लात होती है, लोगों को समझ में आता है। अब जब खेती किसानों को, मजदूरों को समझ में आएगा कि भैया मोदी साहब ने ये तो हिंदू हिंदू करते हुए हम हिंदुओं के पेट पे लात मार दी, मोदी साहब ने हिंदू हिंदू करते हुए ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, मोदी साहब ने हिंदू हिंदू करते हुए इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, मोदी साहब ने हिंदू हिंदू करते हुए आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, तो सवाल पूछे जाए। और मैं फिर कहता हूं, सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि हम अंत भक्त की तरह पीछे नहीं चलते। हमारा धर्म तो यह है कि हम भगवानों से भी सवाल पूछते थे, चाहे वो महादेव हो, ब्रह्मदेव हो या श्री हरि विष्णु। त्रिदेवों से भी सनातन धर्म में सवाल पूछे जाते थे, जिम्मेदारी सबकी थी। श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण के अवतार में आए तो उनको भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ा था, और किस तरह से वो मृत्यु की तरफ गए थे तमाम लोगों को पता है, उनको भी श्राप का सामना करना पड़ा था। तो सनातन धर्म में जिम्मेदारी सबकी होती है, सबको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चपेट में आ गए हैं क्योंकि उनकी कमजोर नफ्स को इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान एक तरह से शुरू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 90 से ज्यादा नेताओं ने आज बाकायदा एक शपथ ली है और इस शपथ को अब ग्राउंड जीरो पर उतारा जाएगा। और ये किस तरह से नुकसानदायक है, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर हमने देखा। देश में जब भी किसी नेता ने पैदल यात्रा की, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो युवा तुर्क चंद्रशेखर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की यात्रा हो,
चाहे इससे पहले उत्तर प्रदेश में काशीराम की साइकिल यात्रा हो, जब भी कोई नेता रास्ते पर निकलता है, लोगों से संवाद करता है, लोगों के पास जाता है, लोगों से बात करता है, तो उसका असर होता है। और इस बार तो राहुल गांधी गांव देहात मजदूर और किसान को टारगेट करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका असर होगा, क्योंकि इन्हीं किसानों के बेटे फौज में जाते हैं, इन्हीं किसानों के बेटे जो है वो शहरों में आके शहरों में विकास की नई गाथा लिखते हुए नजर आते हैं, इन्हीं किसानों के बेटे खेती भी करते हैं, इन्हीं किसानों के बेटे देश की सुरक्षा भी करते हैं, इन्हीं किसानों के बेटे इस देश के कारोबार को बढ़ाने के लिए अपना खून पसीना भी लगाते हैं। तो अब बिल्कुल जड़ में राहुल गांधी पहुंचने जा रहे हैं, और अगर जड़ को उन्होंने एड्रेस कर दिया, अगर जड़ को उन्होंने सींच लिया, तो उसका असर आने वाले दिनों में इस देश की राजनीति पर पड़ेगा। और बाकी रही सही कसर निकालने के लिए तो इनके बयान बहादुर पंकज चौधरी जैसे नेता तो है ही। लेकिन क्या आपको लगता है कि मनरेगा पर देश में निकली यात्रा का सरकार पर असर पड़ेगा? मनरेगा सीधा सीधा 12 करोड़ लोगों को टच करती है। 12 करोड़ एक्टिव मजदूर हैं, 25 करोड़ टोटल मजदूर रजिस्टर्ड है, 15 करोड़ परिवार रजिस्टर्ड है, यानी 15 करोड़ परिवार रजिस्टर्ड हैं, जिनके 25 करोड़ मजदूर रजिस्टर्ड हैं परिवार के परिजन, और 12 करोड़ एक्टिव मजदूर हैं। तो 12 करोड़ एक्टिव मजदूरों को, यानी 12 करोड़ लोगों को देश के, अगर राहुल गांधी ने अपनी बात समझा ली और उसमें से 10 करोड़ लोग भी मान गए, 7 करोड़ लोग भी मान गए, तो क्या होंगे फिर परिणाम संतोष जी? देखिए, परिणाम बिल्कुल पलट जाएगा। 12 करोड़ का ऑन एन एवरेज रेशो आप रख लीजिए सिर्फ 25%, कि अगर उस 12 करोड़ में से 3 करोड़ लोग भी इस बात को समझ गए कि सरकार ने कैसे उनके पेट पर लात मारी, और समझेंगे तो जरूर, क्योंकि फंड घटा है तो रोजगार के दिन घटेंगे। लफाजी से काम तो नहीं चलेगा कि हमने 100 दिन के 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। आपने ये तो बताया नहीं कि 100 दिन के रोजगार में कितने दिन रोजगार देते थे, एक्चुअल एवरेज क्या था रोजगार देने का, आप उसको 500 दिन कर दीजिए। आप देखिए 55 दिन, 60 दिन, 70 दिन, और उसमें भी आपने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी। तो अगर 25% लोगों तक भी कांग्रेस पार्टी पहुंच पाती है, 25% लोगों को भी कांग्रेस पार्टी अपनी बात से कन्विंस कर पाती है, तो फिर इस देश का माहौल बदल जाएगा, इस देश का पूरा राजनीतिक माहौल बदल जाएगा। और मार्च अप्रैल में शिव जी, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में, उसमें आप असम की बात कर लीजिए, केरल की बात कर लीजिए, तमिलनाडु की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, पुडुचेरी की बात कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी के सांसदों ने दिल्ली में कृषि भवन पर आकर जोरदार धरना दिया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के खिलाफ, लेकिन कोई सामने आकर मिलने नहीं गए थे। बाद में गिरिराज सिंह कई तरह के बयान दे रहे थे, टीएमसी वाले क्या धरना देने आए? मान लीजिए मुद्दा राजनीतिक था, वो फंड की बात करने आए थे, आप उनके साथ बैठते और कहते कि नहीं आप गलत बात कर रहे हो, हमने तो यहाँ फंड दिया, हमने वहां फंड दिया, हमने यहाँ फंड दिया, यहाँ पर आपने भ्रष्टाचार किया, हमारे हिसाब से आपने हिसाब नहीं दिया, इसलिए हमने फंड रोक रखा है। लेकिन आपके आमने सामने बात करने की हिम्मत नहीं हुई, आपके कैमरे के सामने बात करने की हिम्मत नहीं हुई। पूरा का पूरा कैमरा, पूरा का पूरा मीडिया मौजूद था। अगर इतने ही सही थे तो टीएमसी का डेलीगेशन जो आपसे मिलने गया था, उस डेलीगेशन को मीडिया के सामने आप उनकी पोल खोलते। लेकिन झोलझाल तो आपके अंदर है, हिम्मत नहीं हुई मीडिया के सामने आकर बोलने की, हिम्मत नहीं उनको फेस करने की। तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में तो ममता बनर्जी ने इसको बड़ा मुद्दा बना रखा है, लेकिन अब जो ये नया कानून ये लेकर आए हैं, अब तमिलनाडु में भी असर करेगा, ये केरल में भी असर करेगा, असम में भी असर करेगा, और पश्चिम बंगाल में भी असर करेगा। इंडिया गठबंधन लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाने में कितना कामयाब हो पाता है, इस पर हमें तमाम लोगों को जो है वो नजर बनाए रखें। चलिए संतोष जी, देखते हैं कि नजर बनाए रखना पड़ेगा और क्या मिलेगा भारत की जनमानस को। पूरा जनमानस हिल गया है मनरेगा के नाम बदलने से। इसकी क्या प्रोसीजर रहेगा, थोड़ा सामने आया तो इस देश में एक तरीके का मजदूर क्रांति एक बार फिर आ जाएगी, और मजदूर क्रांति आई तो फिर देश में सब कुछ बदला बदला नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपसे इजाजत लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।